लेते हैं कि प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कौन सा, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उनमें से कौन से डिस्कस किए थे हमने। सिंपल इफ स्टेटमेंट डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस किया था, फिर हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट डिस्कस किया था, फिर उसके बाद इफ एल्स लैडर कब हम यूज़ करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। और इन सभी टेस्ट स्टेटमेंट के लिए हमने फ्लो चार्ट भी देखा, और उसके साथ में उसका प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो आज हम देखेंगे स्विच के स्टेटमेंट। ये भी आपका कौन सा है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन हर एक स्टेटमेंट के साथ कोई ना कोई कंडीशन आपको क्या करना होता है पास करना होता है, डिफाइन करना होता है, जिसके बेस पर स्टेटमेंट के थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस स्टेटमेंट के बाद कौन सा कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, स्विच के स्टेटमेंट है। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके सा है, यहाँ पर दिखाया है। पहले आपको क्या लिखना है, स्विच कीवर्ड लिखना है। जैसे इफ स्टेटमेंट में हम इफ कीवर्ड लिखते थे, यहाँ पर आपको कौन सा कीवर्ड लिखना है, स्विच कीवर्ड लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या देना है, एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में हम क्या देते थे, यहाँ पर कंडीशन देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या देना है आपको, एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन इवेल्यूट होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, स्विच के अंदर जितने भी केस लिखे होंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने केस है, 1 2 3, और लास्ट में हमारे पास है डिफॉल्ट। तो वो चेक करेगा, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगा स्विच के साथ में जो पास किया होगा, वो एक्सप्रेशन का जो भी आंसर होगा वो क्या करेगा, केस के यहाँ पर जो भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच होगा तो जिस केस के साथ उसका मैच होगा, उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, वंस इट इज एग्जीक्यूटेड उसके बाद आपको क्या लिखना है, ब्रेक लिखना है। ब्रेक से क्या होगा, आपका जो जो स्विच केस का जो भी ये सिनेरियो है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, और कंट्रोल कहाँ जाएगा, एट द एंड ऑफ स्विच केस। जो स्विच का जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है पूरा, यहाँ स्विच स्टेटमेंट यहाँ से ये ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड में क्या होता है, खत्म होता है। उसके बाद का जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा होगा वहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल फ्लो होगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हो, ठीक है, ब्रेक यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर ब्रेक नहीं लिखते हो तो क्या होगा, दूसरा केस होगा ओ इवेल्यूट होगा, और इसके अंदर जो भी होगा स्टेटमेंट वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रेक लिखेंगे ताकि हमें जो एग्जीक्यूट करवाना है वही ब्लॉक क्या हो, एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर हमें रिडायरेक्ट करे, एट द एंड ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई कैरेक्टर ए हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू हो सकती है, केस 1, केस 2, केस 3, उस तरीके से। तो इसके बारे में हम प्रोग्राम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर केस 1 है, यहाँ पर फर्स्ट केस के साथ में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके साथ आपका यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन पास किया हुआ है वो मैच नहीं होता है, तो किसके लिए चेक करेगा, सेकंड केस के लिए चेक करेगा। अगर सेकंड केस में भी मैच नहीं होता है तो थर्ड केस में जाएगा और वहां पर चेक करेगा कि एक्सप्रेशन हमारा जो है वो मैच होता है कि नहीं होता है। अगर थर्ड में भी नहीं होता है तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप नंबर ऑफ केसेस लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो हमने सिंटेक्स लिया उसमें कितने केस लिखे हैं, 3 केस लिखे हैं। आप अप टू n नंबर तक के केस लिख सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये जो सारे केसेस लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी केस है जो यहाँ पर पास किया हुआ है वैल्यू उसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है,
तो एट द एंड क्या लिखेंगे हम, डिफॉल्ट लिखेंगे। डिफॉल्ट में जो भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन ब्रेक जैसे कंपलसरी नहीं है वैसे डिफॉल्ट भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप डिफॉल्ट नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये इनमें से कोई, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लिखा है और उस सिचुएशन में आपको ऐसा केस की वैल्यू देते हो जो आपने लिस्ट आउट किए हुए हैं उनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं होता है, तो क्या होगा, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पे फ्लो हो जाएगा, एट द एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस सर। अभी इसके लिए हम यस। प्रोग्राम बना के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोग्राम हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंक्लूड stdio.h जो कि हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं, printf, scanf, पुट कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर वगैरह, उसके लिए क्या है ये जो हमारे फंक्शन है वो हमारी stdio.h हेडर फाइल है उसके अंदर अवेलेबल है। तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए इंक्लूड क्या करेंगे, प्री प्रोसेसर का यूज करके उसको लिंक करेंगे। फिर लिखेंगे हम void main जो कि हमारा मेन फंक्शन है। हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा तो हम void main लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट होगा वो कौन सा होगा, डिक्लेरेशन सेक्शन होगा मेन के अंदर। डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर चॉइस करके वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, चॉइस करके वेरिएबल लेंगे। तो अगर चॉइस वेरिएबल लिया है तो हमें उसकी वैल्यू भी लेनी होगी चॉइस की। तो ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे लेंगे, चॉइस वेरिएबल की वैल्यू कैसे गेट करवाएंगे, कोई बता सकता है, क्या स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। यूजर फ्रेंडली के लिए पहले तो printf करके एंटर द वैल्यू फिर scanf करना होगा। ओके, पहले यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट एप एंटर वैल्यू और चॉइस। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल टू कर दिया हमने। फिर हम क्या करवाएंगे, स्कैनएफ करके हमारा जो चॉइस वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करवाएंगे, गेट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, स्कैनएफ लिखूंगा। तो परसेंटेज डी लिखेंगे क्योंकि हमें कौन सा टाइप का वेरिएबल रीड करवाना है, इंटीजर टाइप का रीड करवाना है। और उसको स्टोर कहाँ करवाएंगे, तो बोलेंगे कि हमें, आपको यहाँ कंपाइलर को बोलेंगे कि ये जो वैल्यू रीड की हुई है वो आपको एड्रेस पर स्टोर करना है। कौन से एड्रेस पर, तो कि हमारा जो चॉइस वेरिएबल है उसके एड्रेस पर उसको स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अभी हम क्या लिखेंगे, स्विच केस लिखेंगे। ठीक है, तो हम 3 अलग अलग केसेस लिखते हैं और उसके बेसिस पर क्या करेंगे कि हम जो भी चॉइस डालेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा केस है वो क्या होगा, सिलेक्ट होगा। और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आउटपुट की स्क्रीन में प्रिंट होगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम स्विच लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जो पास करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा चॉइस वेरिएबल को क्या करेंगे, पास करेंगे। जो कि हमारी क्या है, जो भी चॉइस है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, स्विच के अंदर अलग अलग केसेस डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो केस कीवर्ड है वो रिजर्व है, उसको आपको क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद में स्पेस रख के अभी हम क्या, कोई भी नंबर केस के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम कैरेक्टर केस के भी बारे में बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी केस है उसका नाम है वो कैरेक्टर पे रखना है तो कैसे रखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल केस 1 लिखते हैं। ठीक है, तो केस 1 में क्या करवाते हैं, हम प्रिंटफ करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सिंपल लिखते हैं कि केस 1 ऐसे प्रिंट करवाते हैं। और उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं ब्रेक लिखता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, स्पेस रख देता हूँ ताकि पता चले आपको अलग अलग है। अभी मैं केस 2 लिख रहा हूँ। केस 2 में मैं सिंपल क्या करवा रहा हूँ, प्रिंटफ केस 2।
ऐसा सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर मैं ब्रेक लिखता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ केस 3 लिखता हूँ, उसमें मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट एफ केस 3 ऐसे करवाता हूँ, अगेन मैं लिखता हूँ ब्रेक, और लास्ट में मैं क्या लिखता हूँ डिफॉल्ट लिखता हूँ। डिफॉल्ट में मैं क्या प्रिंट करवाता हूँ कि प्रिंट एफ इनवैलिड इनपुट, ठीक है, ऐसा मैं करवा देता हूँ डिफॉल्ट इनवैलिड इनपुट, और इसके बाद में मैं क्या करवा देता हूँ फिर से ब्रेक लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंटर योर चॉइस वैल्यू बिटवीन 1 2 3 बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। तो हम यूजर को ऐसा मैसेज प्रिंट करके बता रहे हैं कि आपको जो चॉइस की वैल्यू है कैसे डालनी है, 1 से 3 के बीच में डालनी है, और 1 और 3 उन दोनों को भी आपको क्या करना है कंसीडर करना है। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे तो हमारा प्रोग्राम है वो क्या देगा, इनवैलिड इनपुट का मैसेज देगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अभी हम क्या करवाते हैं, उसको रन करवाया हमने, तो आपको आउटपुट में पूछा कि एंटर योर चॉइस वैल्यू बिटवीन 1 टू 3। सपोज मैं 1 चॉइस डालता हूँ तो मुझे मैसेज क्या प्रिंट होगा, केस 1 प्रिंट होगा। दोबारा रन करता हूँ मैं, 2 में एंटर करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे आउटपुट में केस 2 मिलेगा। फिर से रन करते हैं हम, अगर हम 3 एंटर करते हैं तो क्या होगा, केस 3 मिलेगा हमें। अगर हम इसके अलावा कोई वैल्यू डालते हैं, यानी कि मैं 4 डालता हूँ, तो क्या मिलेगा हमें कि आपने जो इनपुट डाला है वो क्या है, इनवैलिड है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम चॉइस की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो चॉइस की वैल्यू हम क्या करें, फर्स्ट टाइम हमने 1 लिया, ठीक है, जो कि इंटीजर नंबर है। तो स्विच केस के अंदर हमने ये एक्सप्रेशन पास किया, एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी वेरिएबल भी हो सकता है जिसको हमने पास किया उसकी वैल्यू है। तो अगर हमने चॉइस की वैल्यू 1 ली हुई है तो स्विच केस में कैसा होगा, इस तरीके से होगा स्विच 1। तो स्विच के साथ में ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है वो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी केसेस लिखे हैं उसके साथ में वो मैच करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच होता है तो जिस केस के साथ मैच होता है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो क्या होंगे, सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो इस टाइम हमने 1 दिया तो प्रिंट केस 1 होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, अभी हम देखते हैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करके, ताकि आपको पता चले कि ब्रेक क्यों लिखना चाहिए, ठीक है। हमने एग्जीक्यूट किया, फिर से हम क्या एंटर देते हैं, 1 करते हैं, तो आपको आउटपुट में क्या मिला, केस 1 एंड केस 2। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर स्टेट से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अगर केस मैच हो गया, ठीक है, तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे कहाँ कंसिडर होंगे, केस 1 में। अगर आपने ब्रेक का यूज नहीं किया हो, अगर ब्रेक का यूज करते हो तो क्या होगा, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ होगा, ये जो हमारा पूरा स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक लिखा है उसके बाहर डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा, अगर ब्रेक लिखा है तो। अगर ब्रेक नहीं लिखा है तो क्या होगा, कंपाइलर केस 1 के बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, ठीक है, वो सारे कहाँ पे कंसिडर होंगे, केस 1 के अंदर। फिर आपने केस 2 भी क्यों नहीं लिखा है, तो उसको उस तरीके से डिसाइड नहीं करेगा। अगर ब्रेक लिखा है तो ही क्या होगा, कंट्रोल आपका जो हमारा स्विच ब्लॉक है उसके बाहर होगा, डायरेक्टली फ्लो होगा। यहाँ पर केस 2 में ब्रेक आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, पहले केस 1 प्रिंट हुआ, केस 2 प्रिंट हुआ। यहाँ पर केस 2 में हमने क्या किया, ब्रेक लिख दिया है, तो क्या हो गया, यहाँ से कंट्रोल हमारा स्विच के स्टेटमेंट से क्या हो गया, एग्जिट हो गया। अगर मैं ये भी ब्रेक निकाल दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, केस 1 प्रिंट होगा, फिर केस 2, फिर केस 3। देखते हैं रन करके, मैं 1 एंटर करता हूँ तो क्या हुआ, केस 1 हुआ, केस 2 हुआ, केस 3 हुआ,
ठीक है। अगर मैं 2 एंटर करता हूँ तो क्या होगा, बता सकता है कोई? यहाँ पर 2 एंटर किया तो क्या होगा, कोई बता सकता है? आउटपुट क्या मिलेगा? S3 2 एंटर करेंगे तो वो केस 2 पे मैच करेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, केस 1 पे मैच हो रहा था, इसीलिए सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहे थे। अगर मैच नहीं होगा तो कहाँ होगा, केस 2 में मैच करेगा। जहाँ पर मैच होगा उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा अप टू ब्रेक स्टेटमेंट, वो सारे उसी ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएंगे, कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 डाला तो हमने क्या हुआ, पहले केस 2 प्रिंट हुआ, ब्रेक को हमने कमेंट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर नहीं लिखा है, ऐसे ही है। फिर उसके बाद क्या स्टेटमेंट आया, केस 3, तो वो प्रिंट हो गया, उसके बाद ब्रेक आया। अगर ये ब्रेक भी मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा, अगर हम 1 एंटर करेंगे, ठीक है, तो जो सारे के सारे है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड इनवैलिड इनपुट। यहाँ पे आप नहीं लिखते हो लास्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला है, उसके बाद कोई भी है नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो आपका है स्विच स्टेटमेंट वो क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। तो लास्ट में अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पर भी नहीं लिखेगा तो वो आपको एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए वो सही से नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी स्विच स्टेटमेंट के अंदर कोई भी केस लिखेंगे तो उसके एंड में हम क्या करेंगे, ब्रेक जो हमारा कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, उसका हम क्या करेंगे, ऑलवेज यूज करेंगे। ब्रेक कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, कोई भी अगर स्विच के अंदर लिखा हुआ है तो ब्रेक जब भी एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, एट द एंड ऑफ आपका जो भी ये ब्लॉक है वहां पर। ठीक है, तो ब्रेक का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, टू एग्जिट द करंट एग्जीक्यूशन ब्लॉक। ठीक है, जो हमारा करंट एग्जीक्यूशन ब्लॉक कौन सा है, ये स्विच स्टेटमेंट का है, उसमें से एग्जिट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है, लूपिंग का जो देखेंगे चैप्टर, उसमें भी हम क्या करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे टू एग्जिट दी लूप। ठीक है, तभी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रेक कीवर्ड है उसका यूज क्यों करेंगे, टू एग्जिट द स्विच के स्टेटमेंट ब्लॉक, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू ली थी वो कौन सी थी, इंटीजर टाइप की। अगर कैरेक्टर टाइप की लेना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारा जो वेरिएबल है वो क्या कर सकते हो, कैरेक्टर का कर सकते हो। तो यहाँ पर स्कैनएफ में भी हम क्या करेंगे, %d की जगह क्या करेंगे, %c। और यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको जो वैल्यू डालनी है वो कहाँ से डालनी है, A to C। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, केस। अब अगर आप कैरेक्टर का यूज करते हो तो आपको कैसे लिखना है, सिंगल कोट में इस तरीके से लिखना है। इंटीजर का है तो एज इट इज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है। अगर कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो आपको विद इन क्या करना है, वो सिंगल कोट लिखना है। ठीक है, तो सी हमने लिख दिया इस तरीके से। फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं हम। यहाँ पर मैं केस 1, केस 2, केस 3 ऐसा ही रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ। अभी एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हुआ कि आपको वैल्यू कौन सी डालनी है, A to C बोथ इंक्लूडेड, यानी कि अगर मैं A एंटर करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा, केस 1। ठीक है, अगर मैं स्मॉल a डालता हूँ तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, कोई बता सकता है, गेस कर सकता है? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा Okay, सर। नहीं होगा सर। क्या होगा, इनवैलिड आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्विच का जो केस है वो क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच फाइंड करेगा। ठीक है, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है अगर कैरेक्टर का आप कैरेक्टर केस का आप यूज करते हो। ठीक है, तो आपको जो भी केस डिफाइन किया है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले यूजर को मैसेज से शो करना है कि आप
आपको यूजर को कौन से केस के लिए कौन सा इनपुट देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो यस अभी सर। हम अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम कौन सा होगा? टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशंस। ओके, प्रोग्राम हम किसके लिए बनाएंगे? टू परफॉर्म एरिथमेटिक ऑपरेशन जो होंगे उसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या बनाएंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। कौन कौन से होंगे ऑपरेशन? जो कि प्लस एडिशन का, फिर सब्सट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, और एंड में जो डिवीजन का है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन जो हमने पहले प्रोग्राम बनाया था उनमें क्या करते थे हम, सारे ऑपरेशन क्या हो जाते थे, परफॉर्म हो जाते थे। यहाँ पर क्या करना है, यूजर को चॉइस डालनी है। एट ए टाइम कोई एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यूजर को चॉइस डालनी है। आइदर यूजर को एडिशन का ऑपरेशन करना है, सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है, और या फिर उसको कौन सा करना ऑपरेशन, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच स्टेट केस के जरिए हम उसको यूजर से वैल्यू पूछेंगे कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर वो एडिशन के लिए जो भी हमने वैल्यू डिसाइड की हुई है वो एंटर करता है तो हम क्या करेंगे, एडिशन का जो भी ऑपरेशन है उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, पहले तो हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो कौन सा मैसेज प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए हम पहले से क्या करते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम किसके लिए करेंगे, ए वैल्यू एंटर करवाएंगे। किसके लिए, क्योंकि एडिशन परफॉर्म करने के लिए। फिर कैपिटल एस लेंगे किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, फिर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या लेंगे, कैपिटल एम। तो इसके लिए लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीजन के लिए क्या लेंगे हम, कैपिटल डी। ठीक है, तो ये हमने डिसाइड कर लिया है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आउटपुट में मैसेज प्रिंट करवाना है पहले, अगर हमारा प्रोग्राम रन हो उससे पहले। ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, साथ में ऑपरेशन के साथ में हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए क्या चाहिए आपको, दो ऑपरेंड चाहिए। तो दो ऑपरेंड की वैल्यू क्या करेंगे, हम साथ में गेट करवाएंगे। तो टोटल कितने इनपुट होंगे यहाँ पर, तीन इनपुट होंगे। एक तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए, और दो हमारे जो भी ऑपरेंड है जिसके ऊपर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए। तो हमारे प्रोग्राम के लिए टोटल इनपुट कितने होंगे, तीन इनपुट होंगे। तो तीन इनपुट लेने के लिए हमें मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए, तीन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो चॉइस वेरिएबल है उसको एज इट इज हम रखते हैं चॉइस के लिए, और जो दो ऑपरेंड है उसके लिए क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल लेते हैं कि op1 एंड op2। तो इसको हमें कौन सा डेटा टाइप का लेना चाहिए, इंटीजर डेटा टाइप सही रहेगा या नहीं रहेगा? फ्लोट फ्लोट चाहिए ना सर हमको, हाँ, फ्लोट चाहिए ना डिवीजन के लिए, ये सब परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लोट डेटा फ्लोट टाइप चाहिए। सारों की। अगर फ्लोट नहीं लेते हो तो भी आपका प्रोग्राम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब भी क्या करेंगे, एक्सटर्नली कोई भी एक जो वेरिएबल होगा उसको क्या कर देंगे, हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट बोलेंगे, जो कि हमने आगे देखा था। तो इस प्रोग्राम में हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और किस साथ में क्या चाहिए हमें, एक जो वेरिएबल है जो कि डेटा को क्या कर सके, हमारा जो आंसर है उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, फ्लोट टाइप का लेते हैं। तो फ्लोट ans करके मैं ले लेता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ऑपरेशन है उसका क्या करवाएंगे, आंसर को स्टोर करवाएंगे। ठीक है,
तो ये मैं हटा देता हूँ। तो अगर केस ए है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन के लिए जो भी प्रोग्राम का कोड है उसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, तो एडिशन के लिए क्या करना होगा, उससे पहले हमें क्या करना है, दोनों ऑपरेंड की क्या करनी है, वैल्यू को ले लेना है। ठीक है, ताकि हमें क्या हो, हर एक केस के अंदर हमें उसको अलग से स्टेटमेंट ना लिखना पड़े वैल्यू को रीड करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे कि प्रिंट एफ एंटर वैल्यू 1 इक्वल टू, क्या कर लेंगे, स्कैनएफ परसेंटेज डी एम परसेंट ओपी 1। ठीक है, फिर करेंगे हम प्रिंट एफ एंटर वैल्यू 2। तो हम दूसरा जो हमारा ऑपरेंड है उसकी वैल्यू भी गेट करवाएंगे, परसेंटेज डी एम परसेंट ओपी 2। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करवाएंगे कि मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि यूजर को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसको हमें डिस्प्ले करना होगा क्या, कि एंटर, एंटर की जगह हम क्या करेंगे, एंटर ही लिखेंगे, योर चॉइस वैल्यू बिटवीन योर चॉइस वैल्यू इससे पहले हम क्या करवाते हैं कि हमें यूजर को देख प्रिंट करवा देते हैं कि उनके पास कौन कौन सी चॉइस अवेलेबल है। क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाया तो हमें पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एम लिखना है। अगर आपने ये प्रोग्राम बनाया है और आपका या ब्रदर और सिस्टर कोई भी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, तो उसको क्या होगा, पता नहीं होगा कि मुझे कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सा कैरेक्टर है वो क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, पहले सारे मैसेज प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कि क्या करवाएंगे, फॉर एडिशन एंटर ए, इस तरीके से हम लिखते हैं कि एडिशन के लिए आपको क्या एंटर करना है, ए एंटर करना है। ठीक है, फिर हम प्रिंटफ करके लिखते हैं, न्यू लाइन में लिखते हैं तो /n यूज करेंगे, फॉर सब्सट्रैक्शन एंटर यस, यस को हम एंटर करेंगे। फिर प्रिंटफ लिखेंगे, न्यू लाइन से करेंगे कि फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो आपको क्या एंटर करना है, एम को एंटर करना है। और सेम डिवीजन के लिए हम करेंगे, अगर आपको डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको क्या एंटर करना है, कैपिटल डी को एंटर करना है। उसके बाद में लिखेंगे एंटर योर चॉइस वैल्यू, यानी कि ये पहले उसने पढ़ लिया कि उसको कौन से ऑपरेशन के लिए कौन सी वैल्यू डालना है। उसके बाद उसको मैसेज मिलेगा कि अब आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए वैल्यू डालो, तो वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, हमारे चॉइस के अंदर। तो ये सिंपल हो गया अभी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हर एक चॉइस के लिए क्या करना है, जो भी हमें प्रोग्राम का लॉजिक है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, केस ए है, उसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू OP1 प्लस OP2, और उसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हो आप और एट द एंड भी प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट करवाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, यूजर फ्रेंडली मैसेज के साथ उसको प्रिंट कर सकते हो कि प्रिंट एफ की
एडिशन ऑफ परसेंटेज डी हम क्या करवा रहे हैं, साथ में जो हमने वैल्यू यूजर से गेट करवाई है वो भी हम हमारे यूजर फ्रेंडली मैसेज में क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। तो परसेंटेज डी पहला है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, OP1 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। दूसरा परसेंटेज डी है, उसकी जगह हम क्या करेंगे, OP2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। और उसके बाद में हम जो तीसरा परसेंटेज बी लिखेंगे वहां पर क्या करवाएंगे, हमारा जो आंसर है उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा, यूजर फ्रेंडली फॉर्म में हमें मिलेगा। तो जब ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म होगा तो मैसेज क्या प्रिंट होगा कि सपोज OP1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और OP2 की वैल्यू 3 है। तो मैसेज इस तरीके से होगा कि एडिशन ऑफ 1 एंड 3 इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। तो एडिशन के लिए हमने एक केस के लिए लिख दिया, सेम केस हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, केस लिखना है, क्योंकि हमने यूजर को मैसेज लिखा हुआ है कि अगर आपको सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको कौन सी वैल्यू डालनी है, एस डालनी है। तो हम यहाँ पर एस लिखेंगे। और उसके लिए जो भी हम क्या करना है, कोड परफॉर्म करना है, तो क्या होगा, OP1 माइनस OP2। ठीक है, फिर जो प्रिंट का स्टेटमेंट होगा तो सेम यही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर देते हैं हम कि सब्सट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ जो OP1 एंड OP2 इज आंसर आपका। यहाँ पर हर जगह हम क्या कर देते हैं, स्लैश एन लिख देते हैं, ताकि क्या हो, न्यू लाइन से प्रिंट हो। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए दो केस बन गए। अभी हम किसके लिए बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम एम लिखेंगे, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन का क्या कर सके, ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए क्या करना, हमें आंसर इज इक्वल टू OP1 इंटू OP2। उसके बाद हमें क्या कर देना है, मैसेज प्रिंट कर देना है, जो कि हमने पहले से बनाया हुआ है। उसमें हमें क्या करना है, आगे स्लैश एन रख के लिख देना है कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका। अभी हमें नया केस एक बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे केस कौन सा है हमारे पास, डिवीजन का है, तो डी लिखेंगे हम। और उसका जो आंसर होगा वो हम कहाँ करवाएंगे, स्टोर हमारे वैल्यू के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों जो ऑपरेंड है वो कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो जब हमें आंसर मिलेगा तो जो पॉइंट के बाद का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ, उसको कंसिडर नहीं करेगा इंटीजर। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों में से जो एक है उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्लिसिटली क्या कर देते हैं, टाइपकास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, OP1 के आगे क्या लिख देते हैं, हम फ्लोट लिख देते हैं, ताकि हमारा जो एक ऑपरेंड है वो क्या हो जाए, फ्लोट टाइप का हो जाए, और जो हमें आंसर मिले वो क्या मिले, विथ डेसिमल प्लेस के साथ मिले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडिशन की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम स्लैश एन करके डिवीजन लिख देंगे। किसी को इसमें कुछ एरर दिख रही है, हमने गलती की है, तो किसी को ध्यान में आ रहा है कि हमने कौन सी गलती की है? ब्रेक नहीं लिखा लास्ट में। यस, वो एक बात तो है ही, हमने लास्ट में ब्रेक नहीं लिखा है। और कोई? सर डिवीजन में एडिशन लिखा है। कहाँ पर डिवीजन में? तो ये डिवीजन ही लिखा है ना। बराबर जी। हमने जो ये आंसर वेरिएबल लिया है, परसेंटेज डी की जगह एफ। हाँ, आंसर वेरिएबल है, वो कौन सा टाइप का है हमारे पास, फ्लोट टाइप का है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, परसेंटेज एफ लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, परसेंटेज एफ। और अगर हमें
पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, %.2f लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, .2f हर जगह लिखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो आपकी एक जगह भूल होगी तो आपको वो हर एक जगह रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट तभी करना जब आपको ये पता चल सके कि आपकी गलती नहीं है, और अगर गलती है तो कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमें लग रहा है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम है वो सही से हमें आउटपुट देता है कि नहीं। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको पहले मैसेज पूछा गया कि एंटर वैल्यू 1, तो मैं वैल्यू 1 देता हूँ 10 और वैल्यू 2 देता हूँ 25। क्या हुआ, मैसेज प्रिंट हो गए सारे। तो उसके बाद एंटर चॉइस वैल्यू इज इनवैलिड। चॉइस की वैल्यू तो हमें पूछी ही नहीं। स्कैनएफ सर, क्या हुआ, स्कैनएफ करो ऊपर से। स्कैन ऐप तो लिखा है यहाँ पर, तो शायद मैंने एंटर प्रेस कर दिया होगा गलती से। फिर से देखते हैं, एंटर वैल्यू 1 10, दूसरी 25 नहीं। ये जो कोड है उसको क्या कर देते हैं, हम सबसे पहले रख देते हैं। वैल्यू 1 डालते हैं हम 10, वैल्यू 2 डालते हैं 25। चॉइस की वैल्यू डायरेक्टली ले रहा है, कैसे होता है ऐसा। સર એક કહું હું સર, हाँ बोलो। આપણે ઓલો નથી કર્યો ને લાઈનમાં, આપણે સબસ્ટ્રેક્શન ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 1 + 2 ને તો પછી વેલ્યુ બતાડશે ને આપણે क्या આપણે लाइन नंबर, એન્ટર ધ યુઝર ફ્રેન્ડલી મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવી નાખ્યા સર, બરાબર? हाँ એના પછી આપણે સબસ્ટ્રેક્શન ઇક્વલ ટુ 1 + 1 પછી સમ પ્લસ પછી મલ્ટીપલ એ ઇક્વલ ટુ हाँ કરીને એને 1 થી આપણે ડિવાઈડ કરવાના છે ને, એવી રીતના ખબર છે આપણે આગળ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો તો આપણે लाइन कयो लाइन नंबर बोलो છો તમે, लाइन नंबर गयो तो खबर पड़े। એક્ઝિક્યુટેબલ સેક્શન પછી हाँ અહીંયા, એમાં આપણે આ એન્ટર વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ આ લખ્યો છે ને, हाँ ત્યાં સમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 1 પ્લસ એવી રીતના લખવાનો છે ને વેલ્યુ 2, તો આપને બતાડશે ને કે આપણે એન્ટર વેલ્યુ પહેલી નાખી તો બીજી આ લાઇન બતાડશે ને, તો એડિશન શું થાય છે, સબટ્રેક્શન શું થાય. યસ સર, એવી રીતના દેખાડશે. હા તો દેખાડશે સર, લખો તો. તમે શું કહેવા માંગો છો ને હું સમજ શકતો નથી, ફરીથી કરો ને રિપીટ।
આજે આપણે અહીંયા લખ્યું ને 23 લાઈનમાં हाँ ત્યાં આપણે લખ્યું છે printf /n નવી લાઈન ને પ્રિન્ટ કરવા માટે n નો વપરાય છે ને એટલે એન્ટર વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા લખી આપણે જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરશું ત્યારે મળશે બરાબર સર તો આપણે ત્યાં સમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 1 પ્લસ એટલું લખી ખાલી આ કૌંસ કે કાંઈ ન રાખી printf કરીને સમ ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ 1 ને એવી રીતના લખી નાખી પછી સબસ્ટ્રેક્શન પછી મલ્ટીપ્લિકેશન પછી ડિવિઝન એવી રીતના કહું 23 हाँ, नंबर ने लाइन में तो હા 23 24 ને 25 ना ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ આપણે ઓપરેન્ડ લીધો છે તો ઓપરેન્ડ પ્લસ 1 ઓપરેન્ડ 2 કરી નાખી એમ કહું છું તો સર મારા હિસાબે થાય 99%। अभी चॉइस की वैल्यू के लिए रुका हो, ठीक है, डालते हैं बी तो क्या देगा वो इनवैलिड इनपुट, ठीक है, बी नहीं है हमारे तो जो एरर है कुछ यहाँ से हमें चाहिए કેરેક્ટર 24 માં ઇક્વલ ટુ a લઈને રાખીએ છે પર 14 લાઈનમાં हाँ जी +1 +2 लिखा था ना वैसे आपने डिवीजन में किया है ये वाला नहीं सर वो देखो डिवीजन के ऊपर मैं किधर कह रहा हूँ आपको कहूँ ऐसे क्यों मल्टीप्लाई में किया है ऐसे क्यों इधर नहीं किया डी में किया है ये सर्वर लॉस हो गया है इसका तो हम देखते हैं चॉइस की वैल्यू अभी हमें पूछी तो हम डालते हैं एडिशन के लिए, ठीक है, फिर वैल्यू 1 10 फिर वैल्यू 2 20 तो हमें आंसर मिला एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो दिक्कत क्या आ रही थी, हमने जो पहले प्रोग्राम लिखा था वो सही था लेकिन ये जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसका जो कंपाइलर है कभी कभी क्या होता है जब कंपाइलर अलग से होता है तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम आता है। तो वो क्या कर रहा था, पहले हम 1 और 2 की वैल्यू डाल रहे थे ना तो चॉइस की वैल्यू अपने आप गार्बेज ले रहा था। वो कैसे ले रहा था वो हम अभी ट्रेस नहीं कर पाए तो उसके लिए हमने क्या किया, जो चॉइस है उसकी वैल्यू हमने ये जो वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है उससे पहले ले ली, ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम सही से काम करने लगा। लेकिन तो सी प्रोग्राम में ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, कभी आप क्या करोगे कोई भी स्टेटमेंट ऊपर नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम है उसमें कभी कभी एरर आ जाएगी या फिर वो एबनॉर्मली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखना है
कि एक दो स्टेटमेंट ऊपर नीचे करके आप कभी भी देख सकते हो, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, सही से वर्क करना शुरू कर देगा। जैसे कि हम वर्क हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल जो ये चॉइस वाली वैल्यू थी वो हमने कहाँ थी, तो हमने ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 के बाद में ली थी। अगर हमने ये दो स्टेटमेंट है उसको पहले ले लिया तो हमारा प्रोग्राम वर्क करने लगा। अभी हम देखते हैं कि सारे ऑपरेशन के लिए काम करता है कि नहीं करता है। एडिशन के लिए तो हुआ, अब हमें किसकी वैल्यू डालनी है, सब्सट्रैक्शन की डालनी है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या डालेंगे, एस डालेंगे चॉइस में। फिर वैल्यू कौन सी डालूं मैं, एक तो 15 लेता हूँ, दूसरी क्या लेता हूँ मैं, 23 लेता हूँ। तो आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, माइनस में मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, तो चॉइस हम डालेंगे कैपिटल एम डालेंगे और वैल्यू 1 डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम 10 डालते हैं और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या डालते हैं, 5। तो आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। और अगर हम डिवीजन के लिए देखेंगे तो हमें क्या करना है, कैपिटल डी एंटर करना है, वैल्यू देखते हैं 5, दूसरी वैल्यू में डालता हूँ 3। तो हमें डेसिमल पॉइंट में भी सही से आंसर मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको ये प्रोग्राम। स्विच स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर को रन टाइम क्या कर सकते हैं, उसकी चॉइस का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम यूजर से पूछ सकते हैं, और उसके बेस पे यूजर जो भी इनपुट डालेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो आपका प्रोग्राम यूजर को पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा। समझ में आया सबको, स्विच स्टेटमेंट का हम किस तरीके से हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, यस और नो। अगर Yes. इस यस सर। प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी। है किसी को डाउट, यहाँ पर हमने क्या किया हेलो है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे सर जो आपने स्कैनएफ के बाद परसेंटेज सी लिखा है सर, वो कैसे हुआ सर, वो पता नहीं चला। परसेंटेज सी क्या है, हमारे चॉइस के लिए वैल्यू है, ठीक है। चॉइस हमारा वेरिएबल है, कौन से टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज सी लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनपुट में भी क्या दे रहे हैं, कैरेक्टर ही दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने डी दिया तो कौन सा टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, ठीक हाँ है। सर। तो यहाँ पर चॉइस के अंदर क्या वैल्यू आएगी, डी आएगी। तो यहाँ पर केसेस भी हमने कौन से बनाए हैं, कैरेक्टर के बनाए हैं। तो वो डी केस जहाँ पर होगा उसको क्या करेगा, वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है। સર આ સ્લેશ કરીને એન કેમ કર્યું? तो वो तो जो हमारा जो ये मैसेज है ना वो न्यू लाइन में प्रिंट हो इसके लिए, देखो यहाँ पर। अदरवाइज क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट होगा तो यूजर होगा जो उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो ये सिंपल इस तरीके से होगा तो यूजर को डायरेक्टली वो रीड कर सकता है इजीली। तो उस तरीके इसके लिए यहाँ पर देखो एंटर चॉइस में हमने क्या किया है, स्लेश नहीं लिखा तो क्या हुआ, तो ये हमारी 4 डिवीजन डी वाली लाइन थी उसके साथ में वो कंप्लीट हुई, उसके बाद में डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर दोगे तो न्यू लाइन से प्रिंट होगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा, फॉर्मेटेड टाइप का होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेटेड कौन कौन से है, तो ये भी आपका एक टाइप है कि आपको जो आउटपुट मैसेज प्रिंट करना है वो यूजर है आपका वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके उसको, यानी कि तो क्या करेगा, वो आपका प्रोग्राम है वो इजीली इस्तेमाल कर सकता है, और जो आपका प्रोग्राम है वो सही मायने में क्या होगा आपका, कि यूजर को यूजफुल होगा। तो उसके लिए स्लैश एन लिखा। ओके सर। और किसी को डाउट है, नो सर।
सबको समझ में आ गया स्विच स्टेटमेंट? यस सर। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के बाद हमारे पास कौन सा है। स्विच के बाद हमारे पास है, तो नेक्स्ट है वो गो टू स्टेटमेंट है। गो स्टेटमेंट एल्गोरिदम लिख रहे थे तब हम लिखते थे कि गो टू स्टेप 4, तो हमारा एल्गोरिदम फिर से कहाँ जाता था, स्टेप 4 पर एग्जीक्यूट होने जाता था, और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट था वो फिर से एग्जीक्यूट होता था। फिर यहाँ पर हम फिर से क्या करते थे, कंडीशन चेक कर रहे थे, अगर कंडीशन सही है या फिर गलत है उसके बेस पर हम उसको क्या करते थे, फिर से गो टू कोई भी पर्टिकुलर स्टेप पे भेजते थे। तो उससे क्या होता था, हमारे पास क्या क्रिएट होता था, एल्गोरिदम में लूप क्रिएट होता था। तो यहाँ पर जो भी टास्क लिखा था उसको हम क्या कर सकते थे, नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते थे, उसको परफॉर्म कर सकते थे। कितने टाइम परफॉर्म करना है वो हम कहाँ पर डिसाइड कर रहे थे, हमारा जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर जो कंडीशन दिया हुआ है वहां पर हम उसको क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि ये जो ब्लॉक लिखा हो कितनी बार आपको एग्जीक्यूट करवाना है। याद आ रहा है सबको ये बात? यस सर। तो प्रोग्राम में हम Yes. क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारा जो कोई भी एक टास्क है उसको नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका सिंटेक्स क्या है आपका, लेबल। ठीक है, लेबल यानी कि इस लेबल के अंदर जो भी लिखा होगा वो गो टू करके आप लेबल करोगे, तो जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम में हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम को हम कर देते हैं डिलीट, और जो दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं वो गो टू स्टेटमेंट के लिए लिखते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, हमारा जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, stdio.h लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम, void main लिखेंगे। ठीक है, अब हमें फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है वो लिखना है, किसके लिए लिखना है कि हमें क्या करना है, टू फाइंड एडिशन ऑफ 1 to 5 नंबर। 1 से 5 नंबर का हमें क्या करना है, एडिशन है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाते हैं फॉर एग्जांपल। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिशन फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे, सम वेरिएबल लेंगे, और उसको इनिशियल वैल्यू क्या दे देंगे, हम 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, तो मेरा सम वेरिएबल है उसका क्या किया मैंने, इनिशियलाइजेशन किया। इनिशियलाइजेशन क्या होगा, डिक्लेरेशन तो होगा ही, साथ में हम क्या करेंगे, जब भी डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पे कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। अब हमें क्या करना है, 1 से 5 नंबर का क्या करना है, हमें एडिशन करवाना है। तो उसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगी, गो टू स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो याद करो हम जब भी ऐसे 1 to 5 या फिर 1 to 10 या फिर 1 to n नंबर का जब भी एल्गोरिदम लिखते थे तब हम कौन कौन से वेरिएबल यूज करते थे। एक तो हमारे पास था सम वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या करते थे, बारी बारी जो भी नंबर जनरेट होता है उसको हम ऐड करते थे। और दूसरा जो होता था वेरिएबल, काउंट वेरिएबल, वो किसके लिए यूज करते थे हम, जो नेक्स्ट जो नंबर है उसको जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, काउंट यूज करते थे। तो यहाँ पर मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, कौन सा, काउंट ले लेता हूँ। उसको हम स्टार्ट कहाँ से करते थे, 1 से, क्योंकि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है। तो हमें क्या करना है, 1 to 5 से 5 नंबर तक का क्या करना है, एडिशन करना है। तो काउंट की वैल्यू हम क्या रखते थे, 1 रखते हैं। अब हमें क्या करना है, गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले जो हमने गो टू स्टेटमेंट के लिए जो भी देखा सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या है, लेबल। लेबल यानी कि आप ये लेबल है तो उसकी जगह आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है,
लेबल की जगह आप क्या रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन का टास्क करना है, तो मैं क्या रखता हूँ नाम, एडिशन नाम रखता हूँ, फिर कोलन करता हूँ। ठीक है, सिंटेक्स क्या है उसकी, लेबल कोई भी लिखो, लेबल की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, कोलन करना है, और उसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आएंगे उसको आपको लिखना है। तो लेबल के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखोगे आप सारे, वो कहाँ कंसिडर होंगे, लेबल के अंदर कंसिडर होंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एडिशन के नीचे क्या लिखेंगे हम, पहले तो हमें क्या करना है, सम के अंदर काउंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। ठीक है, तो क्या होगा, काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो सम वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएगी। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अभी नेक्स्ट नंबर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम काउंट को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो काउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, काउंट प्लस 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको ये कैसे लिखा मैंने? यस सर। ठीक है, ये अल्गोरिदम जो हमने देखा था उसी के बेस पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, चेक करवाना है कि काउंट की वैल्यू है वो कौन सी हो जाती है, 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो हमें क्या करना है, हमें गो टू से बाहर निकलना है, अदरवाइज हमें क्या करना है, गो टू का एग्जीक्यूशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ जो काउंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, 5 और 5 से छोटी है, हमें 5 नंबर तक करना है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, या फिर लेस देन क्या लिख सकते हैं आप, 6 लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू 5 लिखते हैं। तो क्या करना है आपको, गो टू कहाँ भेजना है उसको, गो टू एडिशन। ठीक है, अगर ये हो जाता है सारा काम, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या होगा आपका, गो टू एडिशन। तो एडिशन वाला टास्क यहाँ पर आएगा, फिर से ये होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, एडिशन पर नहीं जाएगा और डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, इफ के बाहर। एक दूसरी बात, इफ में हम आगे जो लिख रहे थे वो कैसे लिख रहे थे, ऐसे ब्रैकेट करके लिख रहे थे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट करके आप कब लिख सकते हो, जब आपको क्या लिखना है, मोर देन वन स्टेटमेंट इनसाइड इफ और एल्स ब्लॉक। अगर आपको इफ और एल्स ब्लॉक है उसके अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखने हैं, तब आपको क्या करना है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करना। अगर आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ है। तो इफ के बाद जो भी एक स्टेटमेंट लिखा होगा वो उसके अंदर कंसिडर होगा और दूसरा स्टेटमेंट वो उसका पार्ट नहीं होगा। समझ में आया सबको, ये वाला लिखा हो, समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। जब कभी भी यस सर, समझ आ गया। आपको इफ और एल्स के अंदर अगर आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो उस टाइम पे आप ये ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना है तो आपको कंपलसरी ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। समझ में आया सबको? तो कभी कभी हम यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन है वो कम करने के लिए तो क्या करेंगे, इस तरीके से अगर एक ही स्टेटमेंट लिखना है तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें क्या करना है, एडिशन का जो भी आंसर है उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम सिंपल प्रिंटफ लिखेंगे और हम सम इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज डी करके हम जो हमारा सम वेरिएबल है उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? यस सर। तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो सही मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन किया हमने,
आउटपुट में हमें क्या मिला, सम इक्वल टू 15। तो चेक करो 1 to 5 नंबर का जो एडिशन है वो 15 होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे कोई। यस सर, होता है। सही आंसर आ रहा है हमें जो प्रोग्राम के जरिए मिलता हाँ हो। सर। ओके, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, सही है। तो ये हमने पहले इनिशियली किसके लिए किया, 1 to 5 नंबर के लिए किया। अगर हमें क्या करना है, 1 to n नंबर के लिए करना है, या n क्या है, हमारी वैल्यू है कि हमें अभी प्रोग्राम जब हम बना रहे हैं तभी हमें पता नहीं है कि n की वैल्यू यूजर कौन सी डालेगा, तो उसकी n की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, यूजर से लेनी है। ठीक है, तो एक वेरिएबल में एक्स्ट्रा यहाँ पर रख देता हूँ, n वेरिएबल रख देता हूँ। तो उसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, यूजर से लेंगे। ठीक है, वो हम कहाँ, एडिशन से पहले ले लेंगे। ठीक है, यूजर से जो भी वैल्यू लेनी है इनकी वो कहाँ से ले लेंगे, हमारा जो लेबल स्टार्ट होगा उससे पहले ले लेंगे। तो हम सिंपल मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एन, की एन की वैल्यू एंटर करो कि आपको 1 से लेके कौन से नंबर तक का एडिशन करना है उसके लिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनएफ का यूज करेंगे। वैल्यू रीड करने के बाद कहाँ स्टोर करनी है, जो कि एन वेरिएबल में करनी है। तो अब हमें ये एन की वैल्यू कहाँ डालनी है, हमारा जो इफ कंडीशन है वहां पर लिख देनी है, ताकि हमारा जो टोटल जो रोटेशन हो वो कितनी बार हो, जब तक एन की वैल्यू रीच होती है उतने टाइम क्या होगा, हमारा ये जो गो टू वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और उतने टाइम हमारा क्या होगा, जो एडिशन का टास्क है वो क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इनिशियली हम एन की वैल्यू कौन सी डालेंगे, 5 डालते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन के बाद आंसर सही मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी 5 के लिए हमें क्या मिलता है, आंसर हमारा सम का है वो 15 मिल रहा है। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, सही है। तो अभी आप कोई भी नंबर डाल सकते हो एन का। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या डालता हूँ, 25 डालता हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 325, जो कि 1 to 25 नंबर का क्या है, एडिशन है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। ओके, तो अभी इस प्रोग्राम में लिटिल बिट हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर जो सम और काउंट ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, हमने जो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था उसका इस्तेमाल करता हूँ। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कब कर सकते हो आप, कि जब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड आपका जो एक्सप्रेशन हो उसके साथ में यूज होता हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट का ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट में कर देता हूँ कि सम प्लस इक्वल टू क्या लिख दूंगा, काउंट, जिसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। तो ठीक उसी तरह काउंट में भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है, प्रोग्राम का आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रन करते हैं। फिर से मैं इनकी वैल्यू क्या डालता हूँ, 5 डालता हूँ, तो आंसर क्या मिलता है, 50 मिलता है। यानी कि आफ्टर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम के लॉजिक में कोई भी चेंज हुआ नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा है हमने वो क्या है, सही है। ये स्टेटमेंट की जगह भी हम कोई और ऑपरेटर डाल सकते हैं। कोई बता सकता है कौन सा ऑपरेटर होगा, वो जो 15 नंबर का है उसकी जगह हम दूसरा काउंट ऑपरेटर प्लस भी प्लस। इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बता सकता है, काउंट प्लस प्लस। यस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो कि हमने बात की थी। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं काउंट प्लस प्लस। तो इसका भी अल्टीमेटली मीनिंग क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद भी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे और देखेंगे कि ये हाँ हमने जो मॉडिफिकेशन किया वो सही है कि नहीं है। तो अभी हम
तो n की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं 5 लेता हूँ, तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा 15। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ हमने काउंट के साथ क्या ऊपर कौन सा ऑपरेटर यूज किया, हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, और जो हमारा जो प्रोग्राम था उसकी जो क्या थी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको क्या की हमने कम कर दी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट का यूज करके आप जो हमने जो प्रोग्राम बनाए थे, सॉरी एल्गोरिदम बनाए थे प्रीवियसली, तो उन सारे एल्गोरिदम के लिए आप क्या बना सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो। तो समझ में आ रहा है सबको? ठीक उसी तरह क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो सारे ओड और इवन नंबर का जो एडिशन करना है वो भी आप परफॉर्म करवा सकते हो। उसमें आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, जो ये लेबल है उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले कंडीशन चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो ओड है या फिर इवन है। ठीक है, अगर ओड है तो आपको उस तरीके से लॉजिक परफॉर्म करना है। अगर इवन है, फॉर एग्जांपल आप सारे ओड नंबर का क्या करते हो, एडिशन के लिए प्रोग्राम बना रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि अगर नंबर ओड है तभी आपको क्या करना है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अदरवाइज आपको एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। और दूसरी बात ये भी कर सकते हो आप, यहाँ क्या कर सकते हो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 लिख सकते हो, तो आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होगी। हर एक बार आपको जो नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ओड नंबर ही मिलेगा। फर्स्ट नंबर आप जब सिलेक्ट करो तो कौन सा करना है, आपको ओड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हो। इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है कोई? नो सर। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास कौन सा है स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, it skips the current iteration and start next iteration from first statement in the loop। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कहाँ पर यूज करेंगे, बेसिकली ज्यादातर लूप के अंदर यूज करेंगे। जो हम डिस्कस करेंगे अगला जो हमारा जो यूनिट है कंट्रोल स्टेटमेंट, उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो लूप अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी क्या करेंगे, वहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर।